क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, वो था आपका ऑन व्हाट बेसिस इस केमिकल इक्वेशन बैलेंस, की किस बेसिस पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द केमिकल चेंज एंड वाई, बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो यहाँ पर आपको बताना था कि जो अगर आपका मोम का पिघलना या फिर मोम का जलना, इन दोनों में से केमिकल चेंज कौन सा होगा। तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका बर्निंग ऑफ वैक्स, क्योंकि बर्निंग ऑफ वैक्स में केमिकल चेंज इस वजह से होगा क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे अल्टीमेटली जब आपका मोम जल जाएगा तो उसे आप वापस नहीं ला सकते उसके रिएक्टेंट में, तो इस वजह से। और अगर आपने मेल्ट किया, इट मीन्स आपने क्या किया है, मोम को सिर्फ पिघलाया, उसको दोबारा से आप नॉर्मल वैक्स में चेंज कर सकते हो, बट बर्निंग के केसेस में उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ वैक्स आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। थर्ड क्वेश्चन था आपका, व्हाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट, कि जो फायर फ्लाइज होते हैं वो नाइट में क्यों ग्लो करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो फायर फ्लाइज होते हैं, उनके पास एक प्रोटीन होता है जो कि एयर और एंजाइम की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन की मतलब ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और ये सिर्फ नाइट में ही होता है। कुछ टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि नाइट में ही होता है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फायर फ्लाइज क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही चमकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बैलेंस इक्वेशन आपको बताना था। तो रेस्पिरेशन का आपका बैलेंस इक्वेशन आपका नॉर्मल यही होता है, आपका ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस में एनर्जी। तो अभी हम करेंगे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपके जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, यही सारे के सारे आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो उसमें से वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से बहुत ज़्यादा आपकी जो ये रिएक्शन है ना, इसके नाम में ही सारी की सारी मीनिंग छुपी है। कॉम्बिनेशन मीन्स समथिंग इज, मतलब कि कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है। तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जब 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो केवल और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो आपका क्या होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो आपके एरो के राइट साइड में होता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, जबकि आपका प्रोडक्ट कैसा बना है, सिंगल बना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट भी। और थोड़ा सा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के आपके और रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे बट उससे पहले हम चलते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये उसके जस्ट अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट आपको क्या याद रखना है, डीकम्पोजिशन, जिसमें एक सिंगल तो आपका रिएक्टेंट होता है, लेकिन जब वो ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, मरकरी का ऑक्साइड है। जब हमने उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि मरकरी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कितने मिले, 1, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 2। तो इस तरीके से जब आपके पास रिएक्टेंट 1 हो जबकि प्रोडक्ट आपको 2 या फिर मोर देन 2 दिखे तो आप उस टाइप का रिएक्शन को आप क्या कहोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ की ज़रूरत होती है, चाहे उसे एनर्जी की फॉर्म में हीट चाहिए या फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सनलाइट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस वजह से डीकम्पोजिशन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो डीकम्पोजिशन में जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स को ब्रेक होने के लिए अगर हीट की ज़रूरत होती है तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या देना होता है, हीट देना होता है। तो हीट की वजह से
आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं, तो आपका है तो डिकम्पोजिशन, बट डिकम्पोजिशन को जब हमने दोबारा से इसको फर्दर डिवाइड किया तो आपका किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको डिकम्पोजिशन होने के लिए हीट की ज़रूरत है। वही आपकी दूसरा क्या होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है डिकम्पोजिशन के लिए, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड को अगर आपको सिल्वर और क्लोरीन दोनों को अलग अलग करना है तो यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ से क्या होता है, डिफर अलग हो जाते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इस टाइप के रिएक्शंस में कंपाउंड को ब्रेक डाउन होने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का उसमें पास होना ज़रूरी होता है। जैसे आपका वाटर है, वाटर में अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चाहिए तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करना होता है। तो इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि ये तीनों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट से, फोटोकेमिकल सनलाइट से, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर का जो रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके उस टाइप के रिएक्शन होते हैं इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ये देखिए जो आप रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे तो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे कि कौन से जो आपके बेसिकली जो मेटल है वो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। उसी तरीके से नीचे नीचे लिस्ट हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये आपको ये तो याद कर रहे हैं ये बाद में थर्ड चैप्टर में, बट अभी भी आप देख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर वही वाली बात आ गई कि जो ज़्यादा ताकतवर है उसने क्या करा, बेचारे कम वाले ताकतवर को उसकी जगह से क्या हटा, वहाँ पर हटा दिया और उसकी जगह पर उसने खुद कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। तो आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें हमने आयरन के साथ उसको रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आयरन ऊपर मिलेगा आपको, कॉपर नीचे मिलेंगे उसकी कंपेरेटिवली। तो इसकी वजह से क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से और खुद उसके सोल्यूशन में क्या होगा, सेट हो जाएगा और बना देगा फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगा, एकदम से अलग कर देगा। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, बट यहाँ पर क्या होता है, दोज रिएक्शन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। इसमें दोनों कंपाउंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सो दैट कि न्यू कंपाउंड्स बने। तो उस चीज़ को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है लेस वाले को डायरेक्टली डिस्प्लेस कर देता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड्स है जिसमें कि दोनों एक दूसरे के आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम है ये तो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जबकि आपका ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के आपका क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद रखोगे तो काफ़ी बेटर होगा। और एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू ही पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि जहाँ एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बट इसमें आपको दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में याद रखना है कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में याद रखोगे तो हाइड्रोजन के इसके जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है इट मीन्स क्या होना है, हाइड्रोजन को रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो इस कॉपर को के साथ देखिए, कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, जो जुड़ना हुआ कॉपर के साथ, तो इस वजह से यहाँ पर क्या एक एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जस्ट इसके अपोजिट है, इसमें हाइड्रोजन तो ऐड होते हैं जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपका सोडियम है, सोडियम के साथ अगर हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्राइड, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम में हाइड्रोजन का ऐड होता है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो समझ लो वहाँ पे रिडक्शन चल रहा है, क्योंकि दे आर जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में इसको जस्ट आपको अपोजिट याद रखना है। मूव करते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन,
कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं आपके जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो उस केसेस में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ही किसी भी मतलब आपका एक रिएक्शन है जिसमें एक साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, साथ के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लें, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के साथ हमने जब रिएक्शन करवाया तो कॉपर प्लस में H2O। अगर हम देखें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड के केस में क्या हुआ, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या हुआ, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो इसका तो क्या हुआ, आपका रिडक्शन हो गया। लेकिन H2 हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, इसके साथ तो O ऑक्सीजन के एलिमेंट जुड़े हैं, तो इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसका नाम क्या देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी है, एक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके बाद आपका लास्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है, मतलब रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें आपकी एक हीट भी जनरेट होगी, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में कई बार ये पूछा जा चुका है कि आपका कि रेस्पिरेशन जो है किस टाइप का रिएक्शन है, या फिर जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो इस रिएक्शन को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है, प्लस में ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बिकॉज दिस आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इट मीन्स उस रिएक्शंस को होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका इस तरीके से है, जैसे आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करवाया, तो यहाँ पर हीट देंगे तब आपके ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका एक्सोथर्मिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके लास्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक का, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। तो कोरोजन के अगर हम बारे में बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स रिएक्ट विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल क्या कर लेता है, अपने आसपास जो भी एटमॉस्फेयर में सब्सटेंसेस होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके कुछ उसके सरफेस पे एक कंपाउंड बना लेता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मेटल क्या होता है, वो कोरोजिव हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है आयरन को लेकर। आयरन क्या करता है, आपको पता है कि आयरन में बहुत जल्दी कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो ये जो रस्टिंग होता है उसमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग उस पर आ जाती है। और रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग है कुछ और नहीं, आपका फेरस ऑक्साइड होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि आपका आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फटाफट से फेरस ऑक्साइड बना देता है, और जिसको ही हम रस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर को लेकर। सिल्वर क्या करता है, आपके सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिस वजह से सिल्वर का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। जैसे उसको आप यूज़ करना शुरू करोगे पहनने के बाद, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इसमें ये भी है कि आप कोरोजन को रोक भी तो सकते हो, तो इसके प्रिवेंशन कैसे हैं, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, पेंटिंग से, कोटिंग विद जिंक, गैल्वेनाइजेशन को अलग से क्वेश्चन पूछता है, गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझते हो। तो बेसिकली आयरन में अगर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑयल से पेंट करके भी हम कोरोजन से बचा जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स है जिससे हम जो आयरन के कोरोजन है उससे हम उसको बचा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जितने भी आपके लाइक फैट प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल्स प्रोडक्ट होते हैं, चिप्स हो गया, बटर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है ना, अगर आप खुले में रखोगे तो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट वगैरह सब खराब हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। हालांकि रेंसिडिटी को लेकर एक क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल सा हर बार होता है कि जो आपकी चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर होता है आपका नाइट्रोजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भरेंगे तब तो उसका ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा, उसका टेस्ट तो वहीं खराब हो जाने वाला है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि आपके जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब हम देखते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन जो आपको रिप्लाई करना है अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बोतल।
कि हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर के बोतल में क्यों स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 ways बाय विच रेंसिडिटी, आपको 2 तरीके बताने हैं जिसमें से आपकी रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया शायद आपको। और थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट, कि एक बकेट में अगर कोई क्लाइम में हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं और इसी के साथ वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।